हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का दूसरा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। दूसरे पाठ का नाम है आदि मानव से अस्थायी जीवन तक की यात्रा। आदि मानव से लेकर स्थिर होने तक के जीवन की सफ़र यात्रा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जयवीर अपने परिवार के साथ गांधीनगर से जामनगर ट्रेन से जा रहा था। खिड़की के पास बैठकर उसने रास्ते में वृक्ष, बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी, रिक्शा, बस, ट्रक, ट्रैक्टर देखा। उसने अपने चाचा से पूछा कि यह वाहन व्यवहार कब से शुरू हुआ होगा। उसके चाचा उसके पीठ पर हाथ रख कर बोले, हम जिस रेल से यात्रा कर रहे हैं वह भारत में लगभग 150 वर्ष से प्रारंभ है, और जो तुम रास्ते पर वाहन देख रहे हो उसमें बैलगाड़ी सबसे प्राचीन है। उससे पूर्व हजारों वर्ष पहले मनुष्य को आने जाने के लिए कोई साधन, कोई जरिया नहीं था। वह एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाता था। कह रहे हैं कि जयवीर अपने परिवार के साथ गांधीनगर से जामनगर ट्रेन से जा रहा था। खिड़की के पास बैठकर उसने रास्ते में वृक्ष, बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी, रिक्शा, बस, ट्रक, ट्रैक्टर देखा। तो उसने अपने चाचा से पूछा कि यह वाहन कब से शुरू हुआ होगा। तो उसके चाचा उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोले, हम जिस रेल से यात्रा कर रहे हैं वह भारत में लगभग 150 साल से प्रारंभ है, और जो तुम रास्ते पर वाहन देख रहे हो उसमें बैलगाड़ी सबसे पुराना है। उससे पूर्व यानी पहले हजारों वर्ष पहले मनुष्य को आने जाने के लिए कोई साधन, कोई जरिया नहीं था। वह एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही जाते थे। आगे पढ़ते हैं। आदि मानव भटकता जीवन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आदि मानव अर्थात अत्यधिक प्राचीन काल के मनुष्य, लगभग 20 लाख वर्ष पहले के आदि मानव जो भटकता जीवन जीते थे तथा शिकार करके अपना समय बिताते थे। मनुष्य की इस अवस्था को हंटर एंड गैदरर्स यानी शिकार करना और इकट्ठा करना कहा जाता था। वे हिरन जैसे जंगल के प्राणी, मछली और पक्षी का शिकार करते तथा कंदमूल और फल को इकट्ठा करके भोजन करते थे। कह रहे हैं कि आदि मानव अर्थात अत्यधिक पुराने का समय के मनुष्य, लगभग 20 लाख वर्ष के पहले के आदि मानव जो भटकते जीवन जीते थे और शिकार करके अपना समय बिताते थे। मनुष्य की इस अवस्था को हंटर एंड गैदरर्स शिकार करना और इकट्ठा करना कहा जाता था। वे हिरन जैसे जंगल के प्राणी, मछली, पक्षी का शिकार करते तथा कंदमूल और फल को इकट्ठा करके भोजन करते थे। आगे पढ़ते हैं। जबकि यह सरल नहीं था, कभी जंगली जीव आदि मानवों पर आक्रमण कर देते थे। कई जीव दौड़ में तेज होने के कारण सरलता से आदि मानवों की पकड़ में नहीं आते थे। अर्थात भोजन की खोज में आदि मानव एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था। मानव ने इस काल में कौन सा कंदमूल, फल खाए और कौन सा न खाए इसका ज्ञान प्राप्त किया। कभी कभी जहरीली वनस्पतियों से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती थी। और करें कि जबकि यह बहुत आसान नहीं था, कभी कभी जंगली जीव आदि मानवों पर आक्रमण कर देते थे, हमला कर देते थे। कभी कोई जीव दौड़ने में तेज होते थे जिसके कारण से उनको पकड़ना आदि मानवों के लिए आसान नहीं था, उनके पकड़ में नहीं आते थे। अर्थात भोजन की खोज में आदि मानव एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। मानव ने इस काल में मतलब इस समय में कौन सा कंदमूल, फल खाए और क्या न खाए इसका ज्ञान यानी जानकारी प्राप्त किया। कभी कभी जहरीली वनस्पतियाँ खाने से मानव की मृत्यु भी हो जाती थी। आगे, हिरन, भेड़, बकरी जैसे प्राणियों को सरलता से मारने के कारण
उनकी खोज में आदिमानव एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा। पानी जीवन की आवश्यकता होने के कारण जहाँ मिल जाता था वहीं पर रहने लगते थे। हिरन, भेड़, बकरी जैसे प्राणियों को आसानी से मारने के कारण उनकी खोज में आदिमानव एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। पानी जीवन की आवश्यकता होने के कारण जहाँ मिल जाता था वहीं पे मानव रहने लगते थे। आगे पढ़ते हैं। भारत में आदिमानव के निवास स्थान। भारत में आदिमानव के रहने के स्थान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पुरातत्वविद, नृवंश शास्त्री और इतिहासकार मिलकर भारत के आदिमानव के निवास के कई स्थान खोजे हैं। साथ ही साथ वे लोग औजार का भी प्रयोग करते थे। यह जानकारी भी खोज निकाली। वे लोग पत्थर और लकड़ी के हथियार और औजार का प्रयोग करते थे। कभी हड्डी के औजार भी प्रयोग करते थे। शिकारी और भटकता जीवन जीने वाला मानव पत्थर की तकनीकी के साथ जुड़े रहने के कारण इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। पुरातत्वविद, नृवंश शास्त्री यानी मानव के अलग अलग प्रजातियों के शास्त्र जानने वाले और इतिहासकार मिलकर भारत के आदिमानव के निवास यानी रहने के कई स्थान खोजे हैं। साथ ही साथ वे लोग औजारों का प्रयोग करते थे। यह भी जानकारी उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर ली है, खोज निकाली है। वे लोग पत्थर और लकड़ी के हथियार और औजार का प्रयोग करते थे। कभी कभी हड्डी के भी औजार का प्रयोग करते थे। शिकारी और भटकता यानी इधर उधर घूमने वाला जीवन जीने वाला मानव पत्थर की तकनीकी के साथ जुड़े रहने के कारण इस समय को पाषाण काल भी कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। चित्र 2.1 में दिखाए पत्थरों का उपयोग वनस्पति काटने और प्राणियों को चीरने तथा उनके चमड़े निकालने के लिए करता था। आदिमानव वृक्ष की छाल और प्राणियों के चमड़े से शरीर ढकने का उपयोग किया। चित्र में दिया गया है कैसे कैसे पत्थरों से औजार बनाए गए हैं। तो ये इसमें दिखाए गए पत्थरों का उपयोग वनस्पति काटने के लिए और प्राणियों को चीरने के लिए तथा उनके चमड़ों को निकालने के लिए ऐसे औजारों का प्रयोग करते थे। पत्थरों के जो औजार बनाते थे और आदिमानव वृक्ष की छाल और प्राणियों के चमड़े से शरीर को ढकने का भी उपयोग करते थे। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए भारत का चित्र दिया गया है और इसमें बताया गया कि भारत में पाषाण कालीन मानव निवास का मानचित्र है। पाषाण काल में मानव अपना निवास कहाँ कहाँ बनाकर रहता था यहाँ चित्रों में दर्शाया गया है। यहाँ देखिए दिया गया है बुर्ज होम, चिरांद, कोल्डी हवा, महागढ़ा, भीमबेटका, इनाम गांव, कुरनूल गुफाएं, पयमपल्ली, हुल्लूर, ऐसे कई जगह के नाम यहाँ पे दिए गए हैं जहाँ पे अपना निवास स्थान बनाकर पाषाण कालीन के समय मानव के लोग रहते थे। आगे पढ़ते हैं। आप मानचित्र में दिखाए गए स्थल यानी जगहों को ध्यान से देखें। आपको ज्ञात यानी जानकारी होगा कि भारत में कई जगहों पर आदि मानव रहते थे। मानचित्र में थोड़ी जगह बताई गई है लेकिन भारत में कई स्थलों पर उनका निवास होने का प्रमाण यानी सबूत मिला है। मानचित्र में दिखाए गए स्थानों को ध्यान से आपको ज्ञात होगा, जानकारी मिलेगी कि भारत में कई जगहों पर आदि मानव रहते थे और मानचित्र में कम जगहों को बताया गया है लेकिन भारत में कई ऐसे और भी स्थान हैं जहाँ पे वो आदि मानव के लोग निवास करते थे, रहते थे और उनके रहने का सबूत भी मिला है। आगे पढ़ते हैं। जहाँ पर अच्छी बड़ी मात्रा में पत्थर, लकड़ी और पानी मिल जाता वैसी जगह पर रहना वे लोग पसंद करते थे। वर्षा और जंगली जीवों से रक्षा हेतु वे प्राकृतिक गुफा में रहते थे। मध्य भारत में विंध्य पर्वत श्रेणी में कई जगह मिली है। नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में ऐसे स्थल मिले हैं। भीमबेटका, मध्य प्रदेश, आदि मानव के निवास का उत्तम यानी अच्छा स्थल मिला है। उनकी गुफाओं में आदि मानवों द्वारा बनाए गए पक्षी, हिरण, लकड़ी का भाला, वृक्ष, मनुष्य के लगभग 500 जितने चित्र प्राप्त हुए हैं जो प्राकृतिक रंगों के द्वारा बनाए गए हैं। आदि मानव को जहाँ पर अच्छी और बड़ी मात्रा में पत्थर, लकड़ी और पानी मिल जाता था
वैसे जगह पर ही रहना ये लोग पसंद करते थे। वर्षा और जंगली जीवों से अपनी रक्षा के लिए वे प्राकृतिक गुफा में रहते थे। मध्य भारत में विंध्य पर्वत श्रेणी में कई जगह मिली है। नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में ऐसे जगह मिले हैं। भीम बेटका मध्य प्रदेश में है। आदि मानव के रहने का उत्तम सर्वोत्तम स्थान मिला है। उनकी गुफाओं में आदि मानवों द्वारा बनाए गए चित्र, पक्षी, हिरण, लकड़ी का भाला, वृक्ष, मनुष्य के लगभग 500 जितने चित्र मिले हैं जो प्राकृतिक रंगों के द्वारा बनाए गए हैं। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया है भीमबेटका की गुफा का। इसका चित्र दिखाया गया, आप लोग बच्चों देख सकते हैं। आग और पहिए की खोज और उपयोग, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। दक्षिण भारत के कुरनूल में प्राप्त आदि मानवों की गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। अवशेष का मतलब कि बचा हुआ अंश, जो यह दिखाते हैं कि वे आग से परिचित थे, यानी आग के बारे में जानते थे। आज से लगभग 11,000 वर्ष पहले मनुष्य आग का उपयोग करने लगा था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। अग्नि का उपयोग कर उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव यानी परिवर्तन लाया। कारण कि अग्नि की सहायता से वे मांस को सेक कर खाने लगे। आग का उपयोग प्रकाश प्राप्त करने के लिए तथा उससे जंगली प्राणियों से अपनी रक्षा करने के लिए करते थे। कह रहे हैं इसमें कि दक्षिण भारत के कुरनूल से मिले जानकारी से आदिमानवों की गुफा में राख के अवशेष मिले हैं, जो यह दिखाते हैं कि वे आग से परिचित थे, आग के बारे में जानते थे और आज से लगभग 11,000 साल पहले मनुष्य आग का उपयोग करने लगा था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। अग्नि का उपयोग उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। कारण कि अग्नि की मदद से वे मांस को सेक कर खाने लगे। आग का उपयोग प्रकाश प्राप्त करने के लिए तथा उससे जंगली प्राणियों से अपना रक्षा करने के लिए करते थे। आगे पढ़ते हैं। आग के उपयोग की तरह ही उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला पहिया था। वृक्ष के तने तथा मोटी लकड़ी में से उन्होंने पहिया यानी चक्र बनाना सीखा था। कह रहे आग के उपयोग की तरह ही उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला पहिया था। वृक्ष के यानी पेड़ के तने और मोटी लकड़ी में से ही उन्होंने पहिया यानी चक्र बनाना सीखा था। आगे पढ़ते हैं। बदलता पर्यावरण। आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले विश्व भर के वातावरण में व्यापक यानी बहुत बड़ा बदलाव आया। विश्व के अनेक भागों में तापमान वृद्धि से घास और वनस्पति के क्षेत्र बने। इसके परिणाम स्वरूप घास खाने वाले हिरण, भेड़, बकरी जैसे शाकाहारी प्राणियों की संख्या बढ़ने लगी। उसका लाभ आदि मानव को अवश्य मिला होगा। उन्होंने इन प्राणियों के जीवन का अध्ययन किया होगा, इस पर उनका मानसिक विकास हुआ होगा। कह रहे आज से लगभग 12,000 साल पहले विश्व भर के वातावरण में बहुत बड़ा बदलाव आया। विश्व के अनेक भागों में तापमान यानी गर्मी की वृद्धि हुई, गर्मी बढ़ी, जिससे घास और वनस्पतियों के क्षेत्र बने और इसके परिणाम स्वरूप घास खाने वाले हिरण, भेड़, बकरी जैसे अनेक शाकाहारी प्राणियों की संख्या बढ़ने लगी और उसका लाभ यानी फायदा आदि मानव को निश्चय ही मिला होगा और उन्होंने इन प्राणियों के जीवन पर ज्ञान पाया होगा, जानकारी प्राप्त की होगी और इस तरह उनके दिमाग का विकास हुआ होगा। आगे पढ़ते हैं। वातावरण में बदलाव के कारण घास, वृक्ष, वनस्पति के साथ ही साथ गेहूँ, जौ और अन्य अनाज के संपर्क में लोग आए होंगे। पत्थर के उपयोग से स्त्री, पुरुष और बालकों ने अनाज के दाने एकत्र यानी संग्रहित किए होंगे। कौतूहल वृत्ति के कारण, कौतूहल यानी जिज्ञासा के कारण इन कार्यों से धीरे धीरे भारत में खेती प्रारंभ हुई होगी। लोग अनाज उगाने के लिए पत्थर का उपयोग करने लगे होंगे। नदी के किनारे के आसपास गारा मिट्टी घास के मकान में रहना प्रारंभ किया होगा और विचरने यानी घूमने वाले जीवन का अंत आया होगा तथा अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे होंगे। उनके अस्थायी जीवन का प्रथम मित्र कुत्ता था। कह रहे हैं कि वातावरण में बदलाव यानी परिवर्तन आने के कारण
घास, पेड़, वनस्पति के साथ ही साथ गेहूँ, जौ और अन्य दूसरे अनाज के संपर्क में लोग आए होंगे, उससे जुड़े होंगे। पत्थर के उपयोग से स्त्री, पुरुष और बालकों ने अनाज के दाने को संग्रहित किया होगा और जिज्ञासा, जानने की अधिक वृत्ति के कारण, सोच के कारण इन कार्यों से धीरे धीरे भारत में खेती शुरू हुई होगी। लोग अनाज उगाने के लिए पत्थर का उपयोग करने लगे होंगे। नदी के किनारे के आसपास गारा मिट्टी, घास के मकान में रहना शुरू कर दिया होगा और घूमने वाला जो जीवन था उनका वो समाप्त हो गया होगा और अस्थायी यानी स्थिर जीवन व्यतीत करने लगे होंगे। आगे पढ़ते हैं। उनके स्थायी जीवन का पहला मित्र कुत्ता था। आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा वे लोग भेड़, बकरी और गाय, भैंस, सूअर जैसे पशुओं से अवगत हुए होंगे। बाद में धीरे धीरे उनके साथ समायोजन किए होंगे। ऐसे पालतू पशुओं का वे जंगली हिंसक प्राणियों से रक्षा करते थे। खेती के साथ पशुपालन से भी लोग जुड़ गए। पशुओं का उपयोग दूध के लिए कब से प्रारंभ यानी शुरू हुआ उसके बारे में खोज चल रही है। कह रहे हैं इसके अलावा वे लोग भेड़, बकरी और गाय, भैंस, सूअर जैसे पशुओं की भी जानकारी प्राप्त किए होंगे, पाए होंगे। बाद में धीरे धीरे उनके साथ भी ये लोग जुड़े होंगे। ऐसे पालतू पशुओं का वे जंगली हिंसक प्राणियों से रक्षा करते थे। खेती के साथ पशुपालन से भी लोग जुड़ गए। पशुओं का उपयोग दूध के लिए कब से शुरू किया उसके बारे में अभी खोज चल रही है। आगे पढ़ते हैं। अस्थायी जीवन, भोजन, निवास, वस्त्र, पहनावा। कह रहे हैं कि अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं किस तरह एक जगह स्थिर होकर अपना जीवन जीने लगे, क्या खाते थे, कैसे निवास था, उनका घर था, कैसे वस्त्र पहनते थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। खेती की शुरुआत और पशुपालन का क्रियाकलाप आदि मानव को घुमंतू जीवन में से अस्थायी जीवन की ओर लाया। हमें ज्ञात है कि खेती के लिए जगह छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि फसल को पकने में समय लगता है, उसे पानी की आवश्यकता पड़ती है। अनाज पक जाने पर फसल काटकर अनाज निकाला जाता है। इस प्रक्रिया के कारण भारत में अस्थायी जीवन शुरू हुआ। अनाज का संग्रह करने के लिए उन्होंने मिट्टी के मटके, घड़े इत्यादि बनाना शुरू किया। अब घुमंतू जीवन का अंत होने पर उनके भोजन, पहनावा और निवास में व्यापक यानी बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वे लोग गेहूँ, जौ और पशुओं के मांस के उपरांत मछली और अपने निवास के आसपास रहने वाले फल खाते थे। गारा मिट्टी और घास फूस के मकान में रहते थे। खेती करते थे। खेती के औजार पत्थरों में से बनाते थे, जिसमें खुरपी, छीनी, हंसिया का समावेश होता है। नीचे दिए गए कोष्ठक में से भारत की ऐसी जगहें बताई गई हैं जहाँ पर अनाज, निवास, औजार और प्राणियों के अवशेष मिले हैं। कह रहे हैं कि खेती की शुरुआत और पशुपालन का जब कार्य करने लगे और दूसरे काम, तो इनका जो इधर उधर भटकने का जीवन था वो अस्थायी जीवन की ओर ले आया। स्थायी हो गए, एक जगह रहने लगे घर बनाकर। और हमें यह मालूम है कि खेती के लिए जगह छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि फसल को तैयार होने में टाइम लगता है, उसे पानी की आवश्यकता होती है। और जब अनाज पककर तैयार हो जाता है तो उसे काट कर उससे अनाज निकाला जाता है। और इस कार्य के लिए भारत में अस्थायी जीवन शुरू हुआ। अनाज का संग्रह करने के लिए उन्होंने मिट्टी के मटके, घड़े और भी अनेक चीज़ें बनाना शुरू किया। अब उनका जो भटकने वाला घुमंतू जीवन था उसका अंत होने पर उनके भोजन, पहनावा और निवास में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वे लोग गेहूँ, जौ और पशुओं के मांस के अलावा मछली और अपने निवास के यानी जहाँ रहते थे उनके आसपास वाले जो फल थे उसको खाते थे। गारा मिट्टी यानी मिट्टी का घर बनाकर या घास फूस के मकान में रहते थे। खेती करते थे। खेती के औजार पत्थरों से बनाते थे, जिसमें खुरपी, छीनी, हंसिया आता है। और कह रहे नीचे दिए गए कोष्ठक में भारत की ऐसी जगहें बताई गई हैं जहाँ पर अनाज, निवास और औजार और प्राणियों के अवशेष मिले हैं। चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
अनाज, निवास और औजार प्राणी, इसके बारे में पढ़ते हैं। किस स्थान पर क्या क्या मिला है? गेहूँ, जौ, भेड़ बकरी, पत्थर के औजार। मेहरगढ़ में मिला, वर्तमान में पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ पड़ता है। दूसरा है चावल, प्राणियों की हड्डी, एक कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में जगह है, वहाँ पे मिला। तीसरा है चावल, भेड़ बकरी, पत्थर के औजार, ये महागढ़ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर मिला। मानव निवास गैंडा, ये लांगड़ज गुजरात में पड़ता है स्थान, वहाँ पे मिला। गेहूँ, मसूर, कुत्ता, गड्ढे वाले मकान, बुर्ज होम और गुफक्राल जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये जगह, वहाँ पे ऐसे अंश मिले हैं। छठा है भैंस, बैल, औजार, ये सब चीज़ें चिरांद बिहार में पड़ता है, उस जगह पर मिला है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए स्थलों में बुर्ज होम, गुफा क्राल, हुरंगी, मेहरगढ़, लांगड़ज और भीमबेटका हमें मनुष्य के निवास और उनके पशुपालन की जानकारी देते हैं। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान और इनाम गांव जैसे स्थानों में से तो उनके घर और खेती की जानकारी मिलती है। वे लोग जौ और बाजरी जैसा अनाज उगाते थे। करें पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए स्थानों में बुर्ज होम, गुफा क्राल, हुरंगी, मेहरगढ़, लांगड़ज और भीमबेटका हमें मनुष्य के रहने का स्थान और उनके पशुपालन की जानकारी देते हैं। मेहरगढ़ जो वर्तमान पाकिस्तान में है और इनाम गांव जैसे स्थानों से तो उनके घर और खेती की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वे लोग जौ और बाजरी जैसा अनाज पैदा करते थे, उगाते थे। आगे पढ़ते हैं। मेहरगढ़ और इनाम गांव जैसे स्थानों से पत्थर के धारदार औजार मिले हैं जिसका प्रयोग कृषि कार्य में करते थे। करें मेहरगढ़ और इनाम गांव जैसे जगहों पर पत्थर के धारदार औजार मिले हैं जिसका उपयोग कृषि के यानी खेती के काम में वो लोग करते थे। यहाँ पे बच्चों आप लोग देख भी रहे होंगे मेहरगढ़ का चित्र दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। प्राचीन समय में मेहरगढ़ भारत का सबसे प्राचीन गांव माना जा सकता है। आप मानचित्र में मेहरगढ़ देखें, यहाँ पर जौ और गेहूं की खेती शुरू की गई थी। वे लोग भेड़ बकरी भी पालते थे, अनाज का संग्रह भी करते थे। करें प्राचीन समय में, पहले के समय में मेहरगढ़ भारत का सबसे पुराना गांव माना जा सकता है। मानचित्र में मेहरगढ़ देखें भी, यहाँ पर जौ और गेहूं की खेती शुरू की गई थी। वे लोग भेड़ बकरी भी पालते थे और अनाज भी इकट्ठा करते थे। आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से प्राणियों की हड्डी भी मिली है। वे आयताकार घर में रहते थे। इन घरों में अनाज संग्रह के कोठार यानी डेहरी भी मिले हैं। कह रहे हैं कि यहाँ प्राणियों की हड्डी भी मिली है। वे आयताकार यानी चौकोर घर में रहते थे। इन घरों में अनाज इकट्ठा करने के लिए कोठार, जिसे डेहरी भी कहा जाता है, वो मिले हैं। आगे पढ़ते हैं। मेहरगढ़ में प्राप्त साक्ष्य यानी सबूत अनुसार वे लोग मृत्यु होने वाले को मान सम्मान से दफनाते थे। दफनाना यानी जमीन में गाड़ देना। यहाँ पर कई साक्ष्य यानी सबूत मिले हैं। एक जगह पर मनुष्य के साथ बकरी भी दफनाई मिली है। यह विषय उनके मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना की मान्यता दिखाता है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में इनाम गांव नामक स्थान मिला है जहां पर बालकों के मृतदेह के अवशेष मिले हैं। वे गोल आकार वाले घर में रहते थे, पशुपालन करते थे और खेती की फसलों में बाजरी और जौ उगाते थे। कह रहे हैं कि मेहरगढ़ में मिले सबूत के अनुसार वे लोग मृत्यु होने पर जिसकी मृत्यु हो जाती थी उसको मान सम्मान से दफनाते थे और इसके कई सबूत भी मिले हैं। और एक जगह ऐसा है जहाँ पर मनुष्य के साथ बकरी भी दफनाई गई है। यह विषय उनकी मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना की मान्यता दिखाता है। और इसी प्रकार से महाराष्ट्र के
में इनाम गांव नामक स्थान मिला है, जहां पर बालकों के मृतदेह यानी उनके शरीर के अवशेष मिले हैं। वे गोल आकार वाले घर में रहते थे, पशुपालन करते थे और खेती की फसलों में बाजरी और जौ उगाते थे। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। इस पाठ को आप लोग अच्छे से सुनिएगा और इसका जो प्रश्न उत्तर है मैं बाद में आप लोग को दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।